बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात सुनने को मिली मुझे रात को, और कुछ लोग बैठे हुए थे एंड दे वर हैविंग डिनर, और जब पीटीआई की हुकूमत की बात आई तो उन्होंने कहा जनाब कि ये सारी चीज़ें जो पिछली हुकूमत थी, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो इस तरीके से यानी कि ऐसे हालात छोड़ के गई, और उन्होंने इंटेंशनली ऐसे अगले 4-5 साल जो भी हुकूमत आए, क्योंकि उन्हें पता था उनकी हुकूमत नहीं आएगी नून लीग वालों की, तो उन्होंने ऐसे हालात छोड़े कि अगले 4-5 साल किसी को समझ ही ना आए कि उनके साथ हुआ क्या है, और उनको चीज़ें ठीक करते करते उनका सारा दौर जो है यानी कि 5 साल जो है वो गुजर जाए। अगर ऐसा ही है जैसे कि सुनने में आया, तो फिर क्या ये हुकूमत जो है ये 5 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे या 5 साल तक इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी, या उसका कोई आउटकम भी निकलेगा और उसके कोई ऐसे कोई रिलीफ मिल सकेगा मासेस को या नहीं मिल सकेगा? क्योंकि अभी ऐसे लगता है कि दे आर स्टिल फाइटिंग आउट और कोशिश कर रहे हैं हुकूमत वाले कि किसी ना किसी तरीके से चीज़ें शेप अप हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, लाइक इकॉनमी हो, ऊपर से कोविड आ गया, कोविड की वजह से भी एक इशू खड़ा हो गया, बट देन अगेन दे आर स्टिल फाइटिंग इट आउट, दे आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट, और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कोई ना कोई सूरत हाल निकल आए, चाहे वो डेट्स हों चाहे कोई और चीज़ हो, चीज़ें शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और मैं चाहूँगा ये कि वो मुझे ज़रा सियासत से लेके इकॉनमी तक अगर कोई चीज़ें शेप अप होने जा रही हैं, क्योंकि एक जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो अगर देखा जाए और उसी तरह अगर चीज़ें चलती रहीं आगे और कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव साइड पे चलती रही, मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं तो लगता ये है कि आइंदा आने वाले 6-8 माह में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और अगर एक मरतबा काम यहाँ पे शुरू हो गया इस मुल्क के अंदर, और यहाँ पे पहिया जो है जिसको कहते हैं इकॉनमी का रोल होना शुरू हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर द गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर नहीं लगता कि अपोजिशन वाले शायद पकड़ सके इस हुकूमत को। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, 2 साल जो गुजरे उसमें एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। मैं नहीं कहूँगा कि जनाब कि सब चीज़ें ठीक है, ऐसा नहीं है, बट देन अगेन अगर अगले 6-8 माह में पहिया चलना शुरू हो गया इकॉनमी का, तो फिर नहीं लगता कि अपोजिशन किसी भी तरह से कोई प्ली ले सकेगी। ये सोच है, नॉर्मल सोच है, और ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर की भी सोच है। सो क्या ये ठीक है नहीं ठीक, मैं फवाद चौधरी साहब से पूछूंगा कि ऐसा ही है या नहीं है। फवाद चौधरी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शुक्रिया। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स फवाद चौधरी साहब, सारी दुनिया की इकॉनमी इज़ इन शेबल्स, बट देन अगेन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो या जो और छोटे मोटे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको शेप अप होने में या उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स होने में थोड़ा वक्त तो दरकार है। और अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो आपके ख्याल में यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकेंगी सारी चीज़ें, सारा मुल्क जो है उसकी यहाँ पे इकॉनमी हो, डेट्स हो, या उसके अलावा जो महंगाई है वो नीचे सबसाइड हो सकेगी? जी देखिए, इसमें ना सबसे जो बड़ा हमारा मसला है वो आप ये समझिए कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, यानी 1947 से लेके 2008 तक पाकिस्तान का जो कुल कर्जा था वो था 6 ट्रिलियन रुपीस। अब इस 6 ट्रिलियन रुपीस में आप देखें हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बनाया, हमने पाकिस्तान की फौज को बड़ा खड़ा कर लिया, हम एटमी ताकत बन गए, हमने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, हमने अपनी नेवी और फजाइया जो है वो खड़ी की, हमने अपनी नेवल बेसिस बना ली, हमने अपने एयरफोर्स के अड्डे बना लिए, हमने मोटरवे बना ली। ये सारा जो काम है, और हमने गवादर का शहर खरीद लिया और पूरा गवादर हमने खड़ा कर दिया। ये सारे जो काम है हमने किए 6 ट्रिलियन में, और 1947 से लेके 2008 तक। 2008 से लेकर के 2018 तक, यानी जब पीटीआई की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, और 10 साल जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल पीएमएलएन की हुकूमत रही, इन 10 सालों में हमारा ये कर्जा 6 ट्रिलियन से बढ़ करके चला गया 26 ट्रिलियन के ऊपर। ठीक।
अब आप अंदाजा लगाइए कि पहले जो 6 ट्रिलियन में मैंने जो आपको काम करवाए, आप मुझे बताइए कि ये जो आखिरी ये जो 2006 ये 6 ट्रिलियन से जो 26 ट्रिलियन पे गया, यानी जो 20 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, उसमें हमने क्या किया। दूसरा जो सबसे बड़ा डिबैकल हुआ वो ये हुआ कि हमारी जो PMLN की जो हुकूमत ने जो बिजली के मुआहदे किए, उसके नतीजे में हमारा जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन पे चला गया है और ये मुसलसल बढ़ रहा है। अब गैस जो थी वो पाकिस्तान में कभी भी कर्जे के नीचे नहीं रही। PMLN की हुकूमत ने जब ये छोड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी वैसे तो आपके प्रोग्राम में भी और हर जगह बहुत ही माहिर के तौर के ऊपर सामने आते हैं जब मामला आता है पेट्रोल और गैस का, लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पेट्रोलियम के वो वजीर रहे 5 साल, और जब उन्होंने ये छोड़ा तो हमारा जो गैस थी 157 अरब रुपए के हमारे लॉस में था। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि हमें बिजली जो है वो फॉर एग्जाम्पल पर जो उसका यूनिट है वो हमें 17 रुपए का पड़ता है, लेकिन हम कंज्यूमर से एवरेज 14 रुपए ले रहे हैं और 90% पाकिस्तान तो वैसे ही सब्सिडी पे चल रहा है। इसी तरह से जो गैस है वो भी हम महंगी लेते हैं और सस्ती लोगों को जो है वो दे रहे हैं, जिसके नतीजे में उसका सर्कुलर डेट भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो इसके तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो हमारे इदारे PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, बाकी जो हमारे इदारे हैं जो मुसलसल खसारे में जा रहे हैं, इनका तकरीबन 500 से 700 अरब रुपया हम इनका भरते हैं हर साल। ये जो 3-4 चीजें हैं इन्होंने मिलके पाकिस्तान को एक बड़े बहरान का शिकार किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बड़ा प्रॉब्लम देखें तो वो गवर्नेंस का और NFC अवार्ड का है, जहाँ पे हम टोटल पैसा जो इकट्ठा होता है पाकिस्तान में वो तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। अब इसमें से जो 59% पैसा है वो सूबों में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पिछले 10 सालों में पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने 17 ट्रिलियन रुपया खर्च किया। इसी तरह से मुराद अली शाह और कायम अली शाह साहब ने तकरीबन 12-13 ट्रिलियन रुपया खर्च किया। बलूचिस्तान ने इस तरह से 4-5 ट्रिलियन रुपया खर्च किया और KP ने भी इस तरह से पैसे। अब ये जो सूबों के अखराजात हैं उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं, तो वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनका जो कह लीजिए कि जो जिस वक्त एक मामला है कि सूबों में जो गवर्नेंस का इशू है वो बहुत ज्यादा है। आपने सुबह उठना है, सुबह उठ के आपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। जिस सड़क पे आप चलते हैं टूटी हुई है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर आपका पुलिस के साथ राब्ता है, नाता है, तो आपको नहीं आ रहा, पसंद आ रहा पुलिस का रवैया, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। ये सारे प्रोवेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और इनका जो बोझ है वो वफाक को उठाना पड़ता है। तो ये एक बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और आप इनके जब सोल्यूशन की तरफ आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस हैं, ये कोई 6 महीने 8 महीने वाले सोल्यूशंस नहीं है। अच्छा, मैं ये एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आप लोगों को देखें इस सूबों के प्रॉब्लम्स की आपने इश्यूज़ रेज़ किए और उसमें वो भी ओनस जो पड़ता है वो फेडरल गवर्नमेंट पे पड़ जाता है पार्शली, बट देन अगेन आपने 18th अमेंडमेंट पे आपको बात करना चाहेंगे कि 18th अमेंडमेंट को आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे अपोजिशन के साथ मिल के बैठ के, या अपोजिशन आपके साथ नहीं मिल के बैठना चाहती है 18th अमेंडमेंट पे? कुछ क्लॉजेज जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो मरकज़ जो है वो तो खसारे में जाता रहेगा, वो तो इश्यूज खड़े रहेंगे उसके लिए। इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द मरकज़। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। असल जो NFC अवार्ड है ना, उसमें ये प्रॉब्लम जो है 18वीं तरमीम का, उसमें भी कई प्रॉब्लम्स हैं और उनको भी जो है वो ठीक करने की जरूरत है। और उसमें मैं आपको 2-3 मतलब बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए, जो पहले तो NFC अवार्ड को ले लें। NFC अवार्ड में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तकरीबन जो आपका पैसा है 59% ये पैसा आपका सूबों को चला जाता है। उसके बाद ये जो कर्जे आते हैं सारे, ये वफाकी हुकूमत ने अदा करने हैं। डिफेंस जो पूरे पाकिस्तान का एक बजट है, ये भी वफाकी हुकूमत ने जो है वो अदा करना है।
उस तरह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वफाकी हुकूमत ने उनका बोझ उठाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारे काम वफाकी हुकूमत ने करने हैं तो सूबों ने इसमें शेयर क्यों नहीं डालना। और ये NFC अवार्ड अब जब खुलेगा और जो इसके ऊपर टीम बनी है वो इसके ऊपर एक डिबेट करेंगे और अपनी ये बात करेंगे और इसके ऊपर जाहिर है कि डिस्कशन होगी। दूसरा जो 18 अमेंडमेंट के मसाइल हैं, एक तो अभी कोविड में आपके सामने आया खुल के, जिसमें जो इस तरह की जो वबाएं हैं उनके ऊपर आप कैसे बगैर सूबों की कोऑर्डिनेशन के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। लिहाजा आपने MCOC बनाई और एक कोऑर्डिनेशन कायम करने की कोशिश की। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछें तो HEC का जो प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है, हमारी जो सूबाई यूनिवर्सिटीज हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर भी नहीं है मुकाबला करने के, जिसके नतीजे में हमारा जो इस वक्त एक सिचुएशन है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी उनका बिल्कुल ही बेड़ा जो है वो गर्क हो गया और उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। इसी और एक दूसरा तो ये देखिए कितना पैसा सूबों में जाता है, सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं कर रहे, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी कंप्लेंट बढ़ रही हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, और अगर डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं मिलेंगे तो ज़रा आप एजुकेशन का, हेल्थ का, सड़कों का ये कैसे करेंगे। तो ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब, ये तो इश्यूज आ गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस NFC अवार्ड हो, HEC के इश्यूज हो, 18th अमेंडमेंट के कुछ क्लॉजेज हों जो मेरी नज़र में मेरे ख्याल में 12-14 क्लॉजेज ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है फौरी तौर पे। क्या ऑपोजिशन आपके साथ मिल के बैठ के इन पे कोई इसका कोई हल निकालेगी या उसमें भी आपसे कोई रिलीफ मांगा जाएगा हुकूमत से? देखिए जी, बात यह है कि हमारे यहाँ अपोजिशन का या गवर्नमेंट का या हमारे फ्रेंकली ना तो कोई सीरियस डिबेट हो रही है, हाँ। ना ही कोई हम इसमें कोई इतना को 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, ना ही हम अपने को बड़े रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें जो है वो तमाम ही लोग जो है वो जिम्मेदार हैं। अभी तक फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पहली कैबिनेट मीटिंग से लेके अब तक हर कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से जो गवर्नेंस सिस्टम में रिफॉर्म्स हैं वो भी हमेशा उसके ऊपर PTI का एक बयानिया रहा है, एक नैरेटिव रहा है, लेकिन अभी तक हम उस तरफ भी उस तरीके से जो है वो नहीं बढ़े। तो ये जो मामलात हैं इनमें अपोजिशन के साथ, अपोजिशन में प्रॉब्लम ये हो गया हुआ है कि दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, पीपल्स पार्टी जो थी वो तो हम जिस पीपल्स पार्टी का वाकिफ है वो तो है जो कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो चारों सूबों की पार्टी थी। अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब ने पहले बड़ी मेहनत से उसको सिंध की पार्टी बनाया, अब ये सारे मिल को उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बना रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक बड़ी तस्वीर है उसके ऊपर तो लोगों की नजर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे हैं। ओके, सो 2 साल में कोई यहाँ पे कोई रिफॉर्म्स नहीं बन सकी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान साहब बार बार उसकी निशानदेही भी करते रहे और कहते भी रहे अपनी कैबिनेट को कि जनाब रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। नाउ मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ फवाद चौधरी साहब, वापस आऊँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस वक्त सिचुएशन देखी जाए, अगर 2 साल के अरसे की जो आपके दौरे हुकूमत है, पंजाब में अभी जो समझ आती है, मुझे बात जो समझ आती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि अगर इस वक्त लाहौर के शहर की अगर सिर्फ बात की जाए तो वहाँ से इस वक्त भी नून लीग जो है वो सीटें निकाल सकती है। 2 साल का अरसा गुजर गया, आप अभी तक लाहौर क्यों मैनेज नहीं कर पाए? क्योंकि देखा जाए तो जैसे भी है चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, उन पे बड़ी उनको बड़ा हीट भी फेस करनी पड़ती है, मीडिया की भी हीट फेस करनी पड़ती है। व्हाई इज़ दिस गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन? क्यों नहीं वहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ या तब्दीली आ सकी? व्हाट आर द रीजंस? मैं सवाल छोड़े जाता हूँ आपके पास, एक ब्रेक के बाद आता हूँ। जी फवाद चौधरी साहब, 2 साल का अरसा गुजर गया,
लाहौर की सिचुएशन मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे जिक्र किया कि जनाब इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर शहर से अगर इलेक्शन हो तो शहर से सीटें अभी भी नून लीग निकाल सकती है। 2 साल के अरसे में आप क्यों इतनी चेंजेस नहीं ला सके? अगर सिर्फ और सिर्फ हम पंजाब की बात करें या लाहौर शहर की बात करें तो क्यों ऐसा नहीं हो पाया? क्या ये वजह है कि पिछले 30-35 साल का जो मसले हैं या लोगों को ऑब्लाइज किया है नून लीग की हुकूमत ने वो आड़े आ जाते हैं, या आपकी गवर्नेंस जो है पंजाब में ठीक नहीं है? लेकिन भी बात यह है कि वो फिलहाल मतलब क्यों नहीं चेंज आई या क्या नहीं आई, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो किसको नॉमिनेट करेंगे, और जो अल्टीमेट एनालिसिस है वो तो उनका प्रिवेल करना है। अगर कोई और, मैं समझता हूँ या कोई और समझता है कि तब्दीली आनी चाहिए और हालात सही नहीं है, तो ये बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कही ही जा सकती। बाकी फैसला करना जो है वो तो जाहिर है उनका इख्तियार है, और बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनका जो अपना एनालिसिस है वो प्रिवेल करेगा, जाहिर है मेरे एनालिसिस के ऊपर या किसी और के एनालिसिस के ऊपर। लिहाजा अपरेंटली वो समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए वो गुलजार साहब जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक लाहौर की या पंजाब की आपने बात की है, लेकिन बहुत तवील अर्सा PMLN ने पंजाब के ऊपर हुकूमत की है। उसकी वजह से पंजाब में एक पर्सनल, एक कह लीजिए कि एक जाती वफादारी का भी एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे कायम है, और उसको तोड़ना जो है वो भी एक काफी मुश्किल काम है। और PTI ने जिस तरह से ऊपर 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है, पंजाब में भी तोड़ा है, ये लेकिन ना बहुत तवील अरसे के बाद कोई नॉन PMLN गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से बनी है पंजाब में, जो इतनी बड़ी कामयाबी है। और यकीनन इसके ऊपर अब कंसोलिडेट करना चाहिए, और PTI की असल जो ताकत है वो तो पंजाब ही रहेगा, और पंजाब में ही असल मेहनत की जरूरत है। अच्छा, चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि, लेकिन आपने बीच में अभी एक जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा भी गया कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को चेंज कर दे, जो मुझे समझ आई आपकी बात की। किसने कहा? तो मैंने कहा कि उनको कोई भी कहे या एनालिसिस जो भी आप करेंगे, लेकिन असल तो फिर यही होगा कि जो PM साहब जो है वो एनालिसिस पे एग्री करते हैं या नहीं करते। अच्छा। जैसे आप कह रहे हैं आपकी नजर में कि उनको तब्दीली की जरूरत है, और आप समझते हैं PTI पंजाब को कंसोलिडेट नहीं कर सकी, तो आप तो एनालिसिस ही कर सकते हैं ना। अब इस एनालिसिस से जब तक प्राइम मिनिस्टर एग्री ना करे, जाहिर है कि वो तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, अभी बातें फिर शुरू होगी जनाब कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए। वापस कैसे बुलाया जा सकता है? इसहाक डार साहब को तो अभी तक आप वापस ला नहीं सके, तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाएंगे? ये क्या एक मियर डिसेप्शन है कि जनाब उनको वापस लाया जाए इसलिए बातें की जा रही है, या वाकई आप लोग समझते हैं ये सीरियसली यू वांट टू ब्रिंग हिम बैक? पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को तो खुद वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब बाकी मुल्ज़िमों में और नवाज शरीफ साहब में फर्क यह है कि वो सजा याफ्ता मुल्ज़िम है, वो कन्विक्टेड है। बाकी लोग जो हैं वो उनका अभी तक ट्रायल वगैरह चल रहे हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत को ये कह के गए हैं कि वो जो ही बेहतर फील करेंगे वो वापस आएंगे। अब हम देखते हैं कि वो तो वहाँ पे मर्डर किस्त भी कर रहे हैं, वो वहाँ रेस्टोरेंट्स में इंजॉय कर रहे हैं, और वो अपनी जिंदगी वहाँ पे जबरदस्त तरीके से गुजार रहे हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो वापस आए और अपनी बाकी सजा पूरी करें, और अगर वो वापस नहीं आना चाहते तो फिर यहाँ प्री बार्गेन करें, क्योंकि ये जो पैसा है ये फ्रैंकली किसी का जाती पैसा तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है जो कि वापस आना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने इस ज़िम्मन में एक एफिडेविट दिया हुआ है हाई कोर्ट में, और कहा है कि भी वो जिम्मेदार है उनको वापस लाने में। अब अगर वो उनको वापस नहीं ला पाते तो फिर अगला जो कानूनी और एक मंतकी बात यही है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि वो वापस लेके आए। वो वापस लेके नहीं आते तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए आर्टिकल 63 के तहत, और हुकूमत को हुक्म दिया अदालत कि वो UK में एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई शुरू करे। तो अदालती हुक्म के ऊपर अगर आप एक्सट्रेडिशन फाइल करेंगे तो उसकी फिर एक नौयत डिफरेंट होगी बनिस्बत खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सट्रेडिशन।
अच्छा, ये दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट जो आपने रेज़ किया है, बट देन अगेन दो तीन चीज़ें सामने आती हैं। वो ये हैं जनाब कि आपने जब मियां नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त तो हुकूमत ने दी थी ना, अदालत ने दी, और हुकूमत ने नेक्स्ट कोर्ट में जाके उसको उसको आर्गू नहीं किया। सो एक तो ये, इसका ज़रा बता दीजिए क्यों नहीं आपने आर्गू किया? उस वक्त आप कर सकते थे आर्गू, नेक्स्ट कोर्ट में जा सकते थे आप। दूसरी बात ये है कि जनाब आप बीच में कोविड आ गया। कोविड जब आया तो मियां नवाज शरीफ को या आप लोगों को ये तो नहीं पता था कि बीच में कोरोना भी आ जाना है। तो कोरोना में तो आपको पता है जब तक सीरियस कोई ना इशू ना हो उस वक्त तक ऑपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी, आप यू हैव वाइडली ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस वक्त भी ऑपरेट नहीं किया जा सकता था कोरोना के अंदर भी। सो जब तक कोई बहुत सीरियस इशू ना हो। और बाहर जो वॉक करने की बात कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को एडवाइस किया गया है कि वो वॉक करें। सो इसमें एकदम उनकी वॉक की तस्वीर सामने आई इसलिए सारा इशू खड़ा हो गया दोबारा, या मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के वो अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से उनके राब्ते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आपने खुद ही जो है वो बात करी ना कि अगर कोई बहुत सीरियस चीज ना हो तो फिर उनको जो है वो कोरोना में आप वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो इससे क्या साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत सीरियस इशू जो है वो नहीं है। यहाँ पे तो जो तासुर दिया गया और जो रिपोर्ट थी कहीं वो तो ये थी कि अगर 24 घंटे के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी को खतरा है। हमें बताया गया कि कतर से एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एम्बुलेंस आ रही है जो उनको लेके जाएगी। फिर पता चला कि कतर से तो एक VIP जहाज आया है, एम्बुलेंस तो आई नहीं, और नवाज शरीफ साहब उसमें बैठ के जो है वो चले गए। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गए हैं, वो अपने घर पे हैं और वो ठीक ठाक अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। अब इसलिए जो ये कहना कि वो बड़े बीमार है या उनको जो है वो तबीयत ठीक नहीं, वो तो ना तो उनकी रिपोर्ट से साबित हुआ, ना अब तक उनकी जो वहाँ पे आप रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है उससे ये साबित हो रहा है। लिहाजा जिस तरह से मैंने किया कि अब उनका अगर वो नहीं आना चाहते तो हमारी तो जाती दुश्मनी तो नहीं है उनसे, वो ना आए, लेकिन फिर प्री बार्गेन करें और वो पैसा जो उनके अगेंस्ट एलेज्ड है वो पैसा यहाँ पे वापस करें और उसके बाद वो काम मिलते रह जाते। अभी तक कितने पैसे वापस आ चुके हैं फवाद चौधरी साहब? ये नवाज शरीफ साहब से तो मुझे नहीं लगता कुछ भी आया है। नवाज शरीफ से, उसके अलावा, नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई पैसे वापस आए हैं किसी से? ये मैप देखकर बता सकेगा कि कितने पैसे जो है उन्होंने प्री बार्गेन किए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे तो बड़े प्री बार्गेन हुए हैं। जिस तरह से बहरिया के केस में आपको पता है मैं तकरीबन $152 मिलियन वापस आया। फिर इसी तरह से ये जो अनवर मजीद साहब वाला मामला है उसमें एक बहुत बड़ा प्री बार्गेन हुआ, तो उस तरह तो पैसे वापस आए। अच्छा, चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और दो सवालात मेरे पास और हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। फवाद चौधरी साहब, एक बयान आया जिसको कंडेम किया गया, CCPO साहब की बात कर रहा हूँ मैं। बयान आता है, कंडेम किया जाता है, उनको नहीं वो बयान देना चाहिए था उस वक्त में, ठीक है, सारी बातें ठीक है, बट देन अगेन वहाँ पे देखा जाए तो पंजाब की पुलिस ने जिस तरीके से आज कार्रवाई की वो भी आपके सामने है, उन्होंने लोग भी पकड़े। बट एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि डू यू थिंक कि एक मर्तबा फिर जो है यहाँ पे शुरू हो गए हैं, पॉजिटिविटी की तरफ काम शुरू हो गया है और पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है स्पेशली, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है और कार्रवाइयाँ अच्छी कर रही है, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पंजाब पुलिस परफॉर्मेंस एंड द स्टेटमेंट अर्लियर गिवन बाय द CCPO? पहली बात तो यह है, मैं राणा साहब बताऊं कि मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास, दुनिया के पाकिस्तान, मैं ये नहीं बात कर रहा कि किसी मुल्क के या मुस्लिम वर्ल्ड के नहीं, दुनिया के दो सबसे बड़े डाटा है हमारे पास। एक तो हम जो ID कार्ड इशू करते हैं नादरा का, और दूसरा जो हम अपने हमारे मोबाइल फोन हैं, जो तकरीबन 15 करोड़ मोबाइल फोन है हमारे पास। तमाम मोबाइल फोन जो है वो फिंगर प्रिंटेड है और हमें एग्जैक्टली पता है कि मोबाइल नंबर का ओनर कौन है। और इसी तरीके से
हमारे जो आईडी कार्ड जो इशू होते हैं, जो तकरीबन 22 करोड़ 20 करोड़ लोगों का डाटा नादरा रखता है, विच इज ऑल्सो दी बिगेस्ट डाटा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। अनफॉर्चुनेटली हम इस डाटा को उतना यूज नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल आपका जो आईडी कार्ड है उसके साथ ही आपको डीएनए भी ले लेना चाहिए, और आपका डीएनए नंबर जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर आ जाए। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा डाटा हमारे पास है पाकिस्तान में, अगर कोई भी आदमी जिसका शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं कर सकता, और टेक्नोलॉजी विल मेक इट पॉसिबल फॉर द स्टेट टू इन्फोर्स लॉ अनप्रेसिडेंटली। इस तरह का कोई प्रेसिडेंट पहले नहीं होगा जिस तरह का जो इन्फोर्समेंट है थ्रू टेक्नोलॉजी आप अपनी लॉ की कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट में और अदालतों में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 22 करोड़ लोग हैं, जब तक आप टेक्नोलॉजी को फुल अपने टू द फुलेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे भी वाकया पेश आया मोटरवे के ऊपर भी, कि आपके पास गाड़ियां नहीं है, अगर गाड़ियां नहीं है तो आप ड्रोन एम्प्लॉय करें, और ये जो मॉनिटरिंग है या बड़ी आसान है। तो मेरी नज़र में जो जब तक हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कहना कि लोग मुतमईन हो जाएंगे, महकमों से मुतमईन नहीं होंगे। और इस वक्त फ्लो जो है इंफॉर्मेशन का वो सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा है कि कभी भी हुकूमतों से जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, और हुकूमतों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अब लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए। ठीक है, मुझे एक बात समझाएं, मैं ज़रा थोड़ा सिंध की तरफ जाना चाहूँगा, कराची की तरफ जाना चाहूँगा। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब जाके अनाउंस करते हैं, लेकिन पहले दिन एवरीथिंग लुक्ड एज इफ एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाता है, स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, बयानात शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सिंध की और आप लोगों के मरकज़ की हुकूमत हो, वहाँ पेगलिटीज तय नहीं हो पा रही। डू यू थिंक के एक सजेशन ये है कि अगर आप मरकज़ जो है अपने हिस्से का पैसा और सूबा जो है वो अपने हिस्से का पैसा जो है वो अगर डाल दे एक किटी में और उसमें एक कमेटी बना दी जाए जिसमें प्रेजेंटेशन हो सारी पार्टीज़ के एक बंदे हों, आईएसआई की भी रिप्रेजेंटेशन हो, एमआई की भी रिप्रेजेंटेशन हो, और जो कोर कमांडर हैं वो उनको हेड करवा लें उसका, या किसी को भी हेड करवाना चाहें करवा लें उसको, तो 3 साल का अरसा जो डेडलाइन रखी है उसमें वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे हो सकते हैं। डू यू थिंक कि ये वर्केबल है जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, या आपके जहन में कोई और सोल्यूशन है? ये तकरीबन जो सेटअप है ये ऐसा ही है जैसे आपने बताया, इसके काफी करीब ही है। और इस वक्त वो जो चूंकि देखें अपोजिशन में है वहाँ पे पीटीआई, एमकेएम और पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत में है, तो वहाँ पर एक जो है वो पोजीशन का तो चलता रहेगा, वो बयान तो होते रहेंगे, लेकिन जो कराची पैकेज है वो अपने स्केड्यूल पे है और उसके मुताबिक चीजें चलेंगी। तकरीबन इसमें से जो 600-625 अरब रुपया है वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो अल्टीमेटली पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट कब प्लान करके उसको लेके आती है ताकि प्राइवेट पार्टी जो है बाकी मामला उसमें आगे संभाल सके। तो इसको ज्यादा इशू ये है कि गवर्नमेंट के दरवाजे से बाहर निकले और प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचे, प्राइवेट सेक्टर विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, फवाद जोशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी डिटेल में आपने कई चीज़ें ऐसी थी जो हमें उसके जवाबात चाहिए थे, आपने आंसर कर दिए जनाब। मेरे ख्याल में मेरे पास और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा कहने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी थ्रेडबेयर हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाज़िर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।